पब्लिक पॉलिसी और सिस्टम अप्रोच बताया था कि नहीं बताया था? बता दिया था। हम लोग फोर्थ फेज पढ़ रहे थे ना। फोर्थ फेज में अदर देन बिहेवियरल साइंस वाला जो 1950 का कैटेगरी था, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, पब्लिक पॉलिसी और सिस्टम अप्रोच शायद बताया था। आधा आधा याद आ रहा है मुझे, जहाँ तक नहीं बताया था। चलिए ठीक है, यहीं से चालू करते हैं। किताबों का तो बता दिया था ना, एक्स वाई थ्योरी, डगलस मैकग्रेगर वगैरह। सर दुखने लग गया, सुबह से आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ तक देख लिया था ना कि कौन कौन से बिहेवियरल और अदर एक्सपर्ट्स थे, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डाल और चेस्टर बर्नार्ड के अलावा कुछ और लोग थे, रॉबर्ट मार्टन, ठीक है, प्रेस्टिस, ठीक, और क्या था, रॉबर्ट मार्टन हो गया, पीटर ब्लाउ, ठीक है। इनकी कुछ किताबों के बारे में जाने थे नाम, ठीक है। द स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, डगलस मैकग्रेगर का एक्स वाई थ्योरी, मोटिवेशनल थ्योरीज बर्नार्ड साइमन का, और डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ये भी हार्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ये हम लोगों को पढ़ना भी है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग शायद सिलेबस में है आप लोग के, जो मेरे को लगता है मैनेजमेंट चैप्टर में होगा, प्रबंधन में, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे का। इनके अलावा कुछ और लोग भी होंगे, अकेले यही तो नहीं होंगे बस। तो इनके बाद वाले जो थे लगभग 1950s के, ये और कुछ आइडियाज दिए थे, ठीक। तो इन तीन आइडिया को नया आइडिया माना जाता है, 3 न्यू आइडियाज। सबसे पहला था क्वांटिटेटिव, ठीक है। सबसे पहला आइडिया था क्वांटिटेटिव आइडिया, क्वांटिटेटिव अप्रोच। आपको दिख रहा है क्वांटिटी के बेसिस पे बात हो रही है अभी यहाँ पे। क्वांटिटी हम जो ले रहे हैं ना, अभी तक क्या ले रहे थे, बिहेवियर की बेसिस पे, ठीक। उससे पहले दे रहे थे क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पे। ये लोग बोलते हैं क्वांटिटी को लेके कंसीडर करिए, मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा बढ़िया आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये इनका आइडिया था, ठीक है। यानी मैक्सिमम प्रॉफिट कब आएगा, जब हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, ठीक है। बेसिकली क्वांटिटी का तो यही मतलब है ना, क्वांटिटी ज्यादा करो। तो यहाँ ये सारे जो थे, इनमें कौन से यूज होते हैं, कुछ नए मैकेनिकल टूल्स, जैसे मैनेजमेंट के नए टूल्स, PERT, ठीक है, CPM, इस तरह के कुछ नाम थे जो आप लोगों को सिर्फ नाम याद रखना, इसके अंदर कंटेंट अभी आप लोग के लिए जरूरी नहीं, ठीक है। और आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, ठीक है। IT कैसे होगा क्वांटिटेटिव, अब ज्यादा लोगों के पास आपको IT दिख रहा है, ठीक है, मोबाइल्स, इंटरनेट कनेक्शन मैक्सिमम लोगों के पास है, तो उनको पूरे वर्ल्ड का नॉलेज लगभग सबको मिल ही जा रहा है। तो सबको ये पता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे करना है, क्या हमें चाहिए, डिमांड हमारी, ठीक, पूरी दुनिया को कंपेयर करके। तो इसी से बाद में निकला था CPA, कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यही एक आइडियाज थे जो कि जुड़ जुड़ के CPA बनाए थे, जो अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव पे बात हो रही है ना, कैसे आप टूल्स देख रहे हैं। जब भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी क्या रहती है, आपको हायर प्रोडक्टिविटी, है ना। तो अच्छे एडवांस टूल्स होंगे तो एडवांस प्रोडक्टिविटी होगी, तो आपका एडवांस प्रॉफिट होगा। तो जब प्रॉफिट एडवांस होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन आपका अच्छा होगा, ये कहना था इस ग्रुप वालों का, जिनकी सोच थी कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाएंगे, ठीक। मतलब कुल मिला के ये कौन सा सोच हो गया,
आपका कॉर्पोरेट सोच है ना, बाजार मार्केट का सोच, लगभग लगभग यही आइडिया हुआ। तो जो मार्केट में भी बड़े एक्टर्स होते हैं, बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनका सोच ये ज्यादा दिखाता है। क्योंकि छोटी दुकान अगर आप खोल रहे हैं तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होगा ना। 1 एकड़ में खेती करने वाले का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कि 10 एकड़ में करने वाले का, 10 एकड़ वाले का। तो ये सारे जो आइडियाज हैं ये किनके पास है, जिनके पास ज्यादा इनकम सोर्स है पहले से, मतलब जिनके पास ज्यादा रुतबा है, जिनका ज्यादा पावर है, वो लोग का ये आइडिया है, ठीक है, क्वांटिटेटिव। क्योंकि वही लोग कमाएंगे ना। अब मान लीजिए रिलायंस के सामने आप अपनी कोई इंडस्ट्री खोलते हैं, तो ज्यादा चांस प्रोडक्टिव हाई करने का किसका होगा, प्रोडक्टिविटी का, रिलायंस का। क्योंकि उसके पास ज्यादा क्या है, मैन पावर है, ज्यादा रिसोर्सेज है, मनी है, ज्यादा क्या है उसके पास, लोगों के बीच में एक्सपर्टीज है, ठीक, और डायरेक्ट कनेक्शन है किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं ना। और आप एकदम नए एक्टर हैं, तो आपका प्रोडक्टिविटी कम होगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी कैसे बढ़ रही है, जो ज्यादा हाई पावरफुल एक्टर्स होते हैं ना, जिनका ज्यादा शक्तियां होती हैं, वो दिखाएंगे आपको क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी इसी बेसिस पे होगा। अब दूसरा जो आएगा आइडिया, वो आइडिया पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। ये बोले कि हम ज्यादा मतलब उत्पादन करेंगे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे तो ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका होता है वो कभी भी प्रोडक्टिविटी की बेसिस पे नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए आपका जीडीपी हाई है पर गरीबी थोड़ी कम ज्यादा हो रही है। जीडीपी क्या है, किसी एक का भी इनकम ज्यादा बढ़ रहा है तो भी तो दिखाएगा ना भारत के देश जीडीपी में, लेकिन वो ओवरऑल सबका वैल्यू नहीं दिखाएगा ना। मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी तो फिर भी पता चल गया, ठीक है, मगर इंडिविजुअल इनकम नहीं ना है, वो इंडिविजुअल इनकम के बारे में नहीं बता रहा है, ठीक। इंडिविजुअल इनकम कैसे पता चलेगा, पर कैपिटा ग्रोथ से, है ना, पर कैपिटा इनकम से। यही पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, और कुछ पढ़ते हैं। पर कैपिटा इनकम से निकाला जाता है ना कि हर इंसान का कितना इनकम है, उसकी बेसिस पे अगर ग्रोथ को आप काउंट करेंगे तो और बेहतर ग्रोथ बताएगा। ग्रोथ से ज्यादा क्या बेहतर बताएगा, इक्विटी बताएगा, समानता बताएगा कि सारे लोगों के बीच में लोग कितने प्रॉस्परस हो रहे हैं, कितनी ज्यादा बेहतर जिंदगी जी रहे हैं वहां के लोग। तो इसीलिए भूटान क्या लेके आया आइडिया, भूटान में कौन सा आइडिया, काफी फेमस आइडिया, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वहीं से निकला। हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाता है ना, भूटान पहला देश है जो हैप्पीनेस रिपोर्ट दिया था। तो उनका कहना था कि जो जीडीपी की ग्रोथ आप काउंट करते हैं वो कभी भी ना उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप अगर लोगों की हैप्पीनेस से काउंट करेंगे। तो हैप्पीनेस में क्या चीजें आएंगी, आप हैप्पी कब होंगे, सिर्फ पैसे से तो आप हैप्पी नहीं होंगे, बाकी चीजें भी होंगी। फिर है किसी को, ठीक है, आगे बढ़े। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पर कैपिटा इनकम बोल रहा है कि जिसका जिस देश का ज्यादा होगा, यानी प्रॉस्पेरिटी ज्यादा होगी, लोग के बीच में क्या होगी, खुशहाली ज्यादा होगी, होगी ना। तो ये वाले कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बात कर रहे हैं ये पब्लिक चॉइस वाले, मतलब लोगों की मांग पूरी होनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो फुलफिल होना जरूरी है, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पब्लिक पॉलिसी अप्रोच, या इसी को हम बोलते हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो पॉलिसी आपको ऐसी बनानी होगी एडमिनिस्ट्रेशन को जो पब्लिक के बेटरमेंट के लिए बने, ना कि क्वांटिटी बढ़ाने के लिए बने, ठीक है। ना तो ह्यूमन रिलेशन बात करनी है आपको, ना मैनेजमेंट, क्लासिकल मैनेजमेंट की बात करनी है, आपको बात करनी है लोगों की, सीधे लोगों से जुड़ने वाली। तो आपको ऐसी कौन सी नीतियां इंडिया में दिखती है जो पब्लिक पॉलिसी को केटर करती हैं, दिखाती हैं, कोई एग्जांपल जो पब्लिक को प्रॉस्परस बनाती है। आत्मनिर्भर भारत, खुद सेल्फ सफिशिएंट बनिए, ठीक है, क्वांटिटी छोड़िए, इंडिविजुअलिज्म पे बात करिए, है ना, यही है ना, इंडिविजुअलिज्म पे बात करिए। सब लोग क्या करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। दूसरा, और क्या तरीका हो सकता है पब्लिक पॉलिसी अच्छी बनाने का, पब्लिक पॉलिसी अच्छी बनाने का, जैसे आप अगर पॉलिसी मेकर होते
और आपको बोला जाए कि पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से बनाइए आपका, मतलब पब्लिक के हिसाब से पॉलिसीज बनाइए, तो आप क्या बनाइएगा? सबसे पहले उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल करना, फिर उसके बाद उनको सर्विस देना, है ना? तो जो जितनी भी सर्विस रिलेटेड चीजें हैं, हम यही तो बातें कर रहे हैं इतने दिन से कि अब हम क्या बन रहे हैं? सर्विस प्रोवाइडर, फैसिलिटेटर, ठीक है? फैसिलिटी देना हमारा काम हो रहा है। तो ये सारा जो काम है ये पब्लिक पॉलिसी अप्रोच वाले करेंगे। इनका कहना है कि हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो लोगों को ध्यान में रख के बने, ठीक? हमको ये ध्यान नहीं रखना है कि जो बड़े एक्टर्स हैं उनका फायदा हो, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर का फायदा हो, ये नहीं दिखना। हमें देखना लोगों का फायदा होना चाहिए। यानी हम बात करेंगे हैप्पीनेस पे, हम बात करेंगे एजुकेशन पे, हम बात करेंगे, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रहा है? बताओ। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी अप्रोच क्या है? मतलब पब्लिक को ध्यान में रखते हुए आपको पॉलिसी बनानी है, ठीक है? तो ये हो गया आपका पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। सेकंड, थर्ड क्या होगा अब आपका? ये कैसा आवाज आ रहा है अजीब से, कर्कश टाइप का आ रहा है, ज्यादा कान में चुभने जैसा नहीं लग रहा है? वैसे ही आ रहा है क्या? हाँ, वैसे ही आ रहा है ना आवाज में? शार्प टोन आ रही है, थोड़ा साफ हुआ, ठीक है? तो चाय पिए तो। हेलो, अभी साफ आवाज आ रही है? ठीक है, थर्ड क्या है? सिस्टम अप्रोच। इसे हम बोलते हैं सिस्टम का दृष्टिकोण। सिस्टम मतलब सिस्टम ही है, उसका कोई हिंदी वर्ड नहीं होता। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसका कुछ ज्यादा हिंदी देने जाए ना तो बेकार हो जाएगा। तो सिस्टम अप्रोच या सिस्टम दृष्टिकोण क्या बोलता है कि कोई भी चीज है जिसको भी आप कंसीडर कर रहे हैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव आइडिया। अभी भी नहीं आया क्या? अभी क्या बात करें हम? सिस्टम अप्रोच पे। अभी आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, सिस्टम अप्रोच क्या बोलता है कि कोई भी चीज जो भी आप कंसीडर करते हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वो सब सिस्टम है, ठीक है? यानी एनी थिंग एंड everything which comes under administration is considered as system approach। मतलब जो भी कार्य, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो सब क्या होगा? सिस्टम कहलाएगा। मतलब सेट समझते, मैथ्स पढ़े हैं, सेट पढ़े, ठीक? सेट यानी कि आप समझिए ग्रुप, ग्रुप समझते हैं ना? तो ग्रुप में मैथ्स में सेट होता है, ए और बी का मान लेते सेट है, ठीक है? तो जो सेट है वो क्या बताता है कि दो तीन चीज एक साथ जुड़ के मिली है या दो चीज मिलके जुड़ी है, एक बनाया ग्रुप। तो ये सारी चीजें, ये चाहे आप ए को इंडिविजुअल कंसीडर करिए या बी को अकेले कंसीडर करिए, ये दोनों क्या है? दोनों एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे साथ में दोनों को कंसीडर करिए। मतलब दोनों को एक अलग अलग लीजिए या एक साथ लीजिए, दोनों क्या कहलाएंगे? प्रशासन। उसको एग्जाम्पल को और आसान बनाता हूँ। आप अगर, ठीक है, जाते हैं कहीं सरकारी काम करवाने, ठीक? तो ऑफिस, अगर एक ऑफिस में दो तीन डिपार्टमेंट बैठी हुई है,
मान लेते हैं कि आप पहुंच रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में। डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में 3-4 ऑफिस के ऑफिसर्स बैठे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होगा एक रूम में, डीसी होगा एक रूम में, हो सकता है कि आपका लैंड ऑफिसर हो, ठीक है, लैंड रिलेटेड काम करने वाला, एक में एजुकेशन ऑफिसर हो। ये पूरा मिला के क्या बन रहा है? गवर्नमेंट ऑफिस। हम क्या बोलेंगे? कलेक्ट्रेट बोलेंगे। अगर एक इंडिविजुअल का ऑफिस नहीं बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं? कलेक्ट्रेट जा रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन ये सब इंडिविजुअल अपना खुद का भी इनका अस्तित्व है ना, खुद एक इंडिविजुअलिटी है। तो ये सब मिलके भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और इंडिविजुअल भी ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर है। तो अगर आप किसी भी ऑर्गन को अकेले कंसिडर करते हैं सरकार की, तो भी वो क्या है? सिस्टम है। और अगर उनको साथ में कंसिडर करते हैं तो भी सिस्टम। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे आप मिनिस्टर कौन है? ये क्या नाम है इनका? नितिन गडकरी, ठीक है। उनके पास 2-3 मिनिस्ट्री है ना। एक है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, दोनों है। तो इन दोनों में आप क्या क्या इंडिविजुअल मिनिस्ट्री थोड़ी बोलेंगे उनको? मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलेंगे? मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एविएशन, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन है तो दोनों अलग अलग चीजें। तो इसलिए बोला जा रहा है कि सिस्टम कोई भी हो, वो सारी चीजें मिलके एक ग्रुप बनाती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सरकार। मतलब 4 ऑफिसर यहाँ बैठे हो मान लेते हैं, आप सब ऑफिसर अलग अलग मान लेते हैं कि बन गए, ठीक। तो सारे के सारे तो डिप्टी कलेक्टर एक दिन में नहीं बन जाएंगे। हो सकता है कुछ और कोई डिप्टी वो बने, क्या एसपी बने, डीएसपी बने, कोई और कुछ बनना चाहता होगा, ठीक। रैंक के बेसिस पे भी मिलता है। लेकिन आप सब क्या कहलाएंगे पूरा मिला के? गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। इंडिविजुअल भी आप एक ऑफिसर है अलग। जैसे मान लेते कि कोई पटवारी बना तो वो पटवारी कहलाएगा। लेकिन अगर आपको नॉर्मली बोलना हो तो क्या बोलिएगा आप? सरकारी अफसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है। तो पूरा सेट क्या है? पूरा एक सिस्टम है। तो जो भी चीज आप देखते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में कंसिडर की जाती है, बेसिकली जो भी सूर्य के नीचे काम हो रहा है वो सब चीज क्या है? सिस्टम। क्योंकि हर चीज में कहीं ना कहीं किसका इस्तेमाल हो रहा है? प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यहाँ गवर्नमेंट या प्राइवेट की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की। तो आप कुछ भी चीज करते हैं, चाहे आप चल ही क्यों नहीं रहे हो, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आप जो भी सन अंडर द सन देखते हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली यही कहना चाहता है, घुमा फिरा के बस नाम बोले जा रहा है। बस इतना कहना है इनका कि हम सिस्टम की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। एलविस भाई के सिस्टम टाइप, ठीक। सिस्टम फाड़ देंगे, क्या यही बोलता है ना, कुछ बोलता है। तो वो जो सिस्टम है उसका सिस्टम का तो पता नहीं, इसका सिस्टम में पता है कि जैसे अभी एक सिस्टम है, ठीक। ये दोनों मिला के सिस्टम है, या इंडिविजुअल भी एक रिमोट सिस्टम है, ठीक है, फंक्शनिंग अलग है। ये माइक एक सिस्टम है, वो माइक एक सिस्टम है, लेकिन दोनों मिला के भी एक सिस्टम है। काम तो एक ही है ना। एसी है, ठीक है, वो एसी अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं पर काम एक ही है। तो सिस्टम उनका क्या है? वर्किंग फंक्शनिंग एक है। तो सिस्टम अप्रोच वही बताता है कि आप किसी भी चीज को कंसीडर करिए तो एज अ सिस्टम कंसीडर करिए। हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट सिस्टम में काम करती है, तो वो सिस्टम यही है कि हम सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कार्य करेंगे। कुछ दिमाग में लगाया जाता है, इतना इतना सोचने की बात ही नहीं है, बस सिस्टम है तो सिस्टम है, ठीक। सिस्टम मतलब कोई भी चीज जो भी आप देख रहे हैं वो सब कोई ना कोई कारण से बनी होगी, सिस्टम से बनी होगी, ठीक। सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ते हैं ना, तो वही है सिस्टम। इसके लिए उतने ज्यादा ये क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, ये तो मैं बता दिया एग्जाम्पल कि इस चरण में ये भी चीजें आई थी, ठीक। बेसिकली अगर इसको आप क्वांटिटेटिव को अगर जोड़ेंगे तो उसका जो आइडिया है वो किससे आइडिया है? क्लासिकल थॉट या मार्केट पॉलिसी। क्लासिकल थॉट में वुडरो विल्सन का जो 5वां आइडिया है कि आपको एंटरप्रेन्योरियल स्टेट बनाना है, राज्य को कैसा बनाना है? मार्केट की तरह, है ना। तो मार्केट बनाना है यानी कि मार्केट का फैक्टर ज्यादा उस पर हावी होगा। तो मार्केट का फैक्टर जब हावी होगा तो पहला केस हो गया आपका, क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान होगा, क्वालिटी पे कम होगा, है ना। मार्केट क्या करती है? अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्वांटिटी ज्यादा बनाती है, क्वालिटी पे कम फोकस करती है। और सरकार को क्वालिटी ज्यादा देना है, ठीक। और क्वांटिटी उसको कम भी चलेगा सरकार को। तो इसलिए अब दोनों मिलकर काम करना है, तो क्वांटिटी भी मिल रही है और क्वालिटी भी मिल रही है। पहला केस आपको मिल गया। दूसरा केस, दूसरा केस क्या था? अभी पढ़ा है जो
पब्लिक पॉलिसी अप्रोच यानी सर्विस डिलीवरी अप्रोच, जो हम पढ़ रहे हैं, एनपीएस पढ़ेंगे आगे। सर्विस डिलीवरी हम इतने दिन से फैसिलिटेटर की क्या बात कर रहे हैं, वही तो है। तो सेकंड वही दिमाग है, बस नाम बदल बदल के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई हाफ पैंट को कैपरी बोल रहा है, कोई बरमूडा बोल रहा है, ठीक है, कोई 3/4 बोल रहा है, चीज तो एक ही है ना, बस नाम बदल बदल के हर कोई बोल रहा है। तो इतना इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी है कि कोई इंसान इस तरह से बोल रहा है, कोई इंसान इस तरह से बोल रहा है वो कुल मिला के एक ही चीज, ठीक है। जैसे इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं ना, इनकम अप्रोच और कौन कौन से अप्रोच होते हैं, एक्सपेंडिचर अप्रोच, नेशनल इनकम पढ़े कि नहीं पढ़े, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं ना, एक्सपेंडिचर, इनकम और वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो जैसे उन तीनों का वैल्यू फाइनल में क्या आएगा, एक ही आएगा, तरीके अलग अलग हैं, है ना। वही पढ़े थे ना हम लोग कि तीनों में इनकम एक ही होगा, जो वैल्यू होगा टोटल फाइनल आउटपुट होगा वो एक ही होगा, परंतु तीनों तरीके अलग अलग हैं काउंट करने के। वैसे ही यहाँ भी है कि नाम अलग अलग है, काउंटिंग के लिए तरीके अलग अलग हैं, बट जो ओवरऑल उनका कोर है, क्रक्स है, वो एक ही है। बताया ना कैसे। अब जैसे क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो आइडिया हो गया उसका क्लासिकल थॉट वाला। सेकेंड आइडिया आपका रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन टाइप का हो गया कि पब्लिक पॉलिसी देना है, ह्यूमन टच देना है ना। और थर्ड पॉलिसी आपको क्या है, थर्ड पॉलिसी सिस्टम अप्रोच, यानी अब आपको क्या करना है, सब चीज देखना, इकोलॉजी देखना, इकोलॉजी हुई ना सिस्टम में, तो यानी सिस्टम मतलब क्या, आप जो भी चीज देख रहे हैं सब सिस्टम है, आपको बाहर का प्रेशर भी काउंट करना है, अंदर का भी काउंट करना है। तो यही तीनों जो क्लासिकल थॉट, बिहेवियर थॉट और मैं आपको बताया था ना कि इकोलॉजिकल थॉट, 3 थॉट होते हैं, वही तीनों थॉट का बस नाम अलग है वही चीजें, ठीक। अगला पढ़ते हैं। अब जो जरूरी चीजें इस समय चालू हुआ वो था सीपीए, इसको बोलते हैं हम तुलनात्मक लोक प्रशासन या कंपैरेटिव पब हेड, तुलनात्मक लोक प्रशासन, ठीक है। हमने ये देखा था ना कि वुड्रो विल्सन ने अपने चौथे आइडिया, फोर्थ आइडिया में यही बात कही थी सीपीए की, बोला था ना, यही तो बताया था कि क्या हो रहा है कि जो हमारी डाइकोटमी है वो फेल हो रही है। तो जब फेल हो रही है तो उसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। अभी कंपेयर करना क्यों स्टार्ट हो रहा है, अराउंड 1940s टू 50s, ये वो टाइम है जब आपको बहुत सारे देश आजाद होते हुए दिखेंगे। उसी समय भारत भी आजाद हुआ था 1947 में, तो ऐसे बहुत सारे देश इस टाइम पीरियड में ब्रिटिश राज से आजाद हुए थे, क्योंकि हर जगह वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था, ठीक, वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। तो वर्ल्ड वॉर 2 का इफेक्ट देखने को मिल रहा था कि ब्रिटेन की जो पकड़ थी हर देश से कम हो रही थी, क्योंकि ज्यादातर उनका जो रेवेन्यू था वो कहाँ जा रहा था, लड़ाई में जा रहा था, तो उनके ऊपर कंट्रोल कम हो रहा था। तो कंट्रोल कम हो रहा था तो अल्टीमेटली इनको क्या हुआ, पावर कम हो रहा है, कंट्रोल हुआ कम, पावर कम हुआ, तो इसलिए इनको हर देश से अब छोड़ छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ये जितने देशों में थे उन सब देशों से इनको हटना पड़ेगा। वैसे ही फ्रांस भी थी, पुर्तगीज भी थे, तो वो भी तो युद्ध में लड़ रहा है ना वर्ल्ड वॉर में, तो जो लड़ेगा उसको कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जो हर कोई जानता है, मुगल डिक्लाइन, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, ठीक है, बोलते हैं हम 1707 से, पर इसका जो पॉइंट था, जो नींव थी, वो किसने रखी थी, औरंगजेब ने। उसकी जो साउथवर्ड पॉलिसी थी ना, दक्षिण में आगे बढ़ो, साउथ में बढ़ते जा रहा था ना, तो नॉर्थ भूलते जा रहा था, छोड़ते जा रहा था, तो नॉर्थ में लड़ाई होती थी, फिर वापस आता था, फिर नीचे छूट जाता था। तो इस चक्कर में वो लड़ाई में इतना पैसा बर्बाद कर दिया कि उसके पैसे की कमी होगी, तो उसके बाद वाले जितने राजा थे वो कहाँ से अपने आप को संभाल पाएंगे। तो डिक्लाइन का एक्चुअल रीजन था औरंगजेब, औरंगजेब की पॉलिसी एक्सपेंडेशन की, एक्सपेंड करने की पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी आपको आइडिया लगा सकते हैं, याद करना हो तो आसान हो, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से याद कैसे करेंगे कि मुगल का एग्जांपल ले सकते हैं, तो वैसे ही ब्रिटिश का भी तो एग्जांपल है,
ब्रिटिश भी अब यहाँ पे हार रहे हैं, तो हार रहे हैं तो छोड़ रहे हैं, तो छोड़ रहे हैं तो बहुत सारे देश आजाद हो रहे हैं। जब फ्रीडम मिलेगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये सब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो खड़ा होना चाहेंगे, ठीक है, मान लेते स्टैंडिंग पोजीशन पे आना चाहते हैं। तो दो आइडिया उस समय बहुत ज्यादा चल रहा था मार्केट में, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। ये दो बड़ी पावर्स थी उस समय। इन दोनों के आइडियाज को ज्यादा प्रोपोगेट किया जा रहा था। एक आइडिया था सोशलिज्म और एक कैपिटलिज्म, ठीक है, यही था। अब क्योंकि जो देश इसके आसपास या जो देश अभी नए हैं, जो अभी अंडर डेवलपिंग है, क्योंकि जो भी आजाद हो रहा है वो सब तो डेवलपिंग फेज में होगा ना, क्योंकि उनको तो बहुत लूटा गया है। अंग्रेज क्या करने, लूटने ही ना आए थे। तो भारत की जीडीपी बहुत खराब थी, याद है कि नहीं, 1947 में, ठीक। तो 1947 में इंडिया की जीडीपी कम थी, डाउन थी। वैसे ही दुनिया के जो कंट्रीज इस समय आजाद हुए होंगे वो सब भी तो जीडीपी में डाउन ही होंगे। तो जब डाउन होंगे तो सबसे पहले उनकी जरूरत क्या है, लोगों को बराबर करना, मतलब लोगों को थोड़ा उठाना। क्या लोग अभी यहाँ तक बहुत ज्यादा सफर किए हैं, बहुत ज्यादा पेन देखे हैं, ठीक है। आजादी की लड़ाई में बहुत सारे लोग मरे हैं, बहुत सारे लोग का घर छूटा है, हुआ है। बहुत सारे लोग का क्या हुआ है, पैसे सब खत्म हो गए हैं। तो अब क्या हुआ है, हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं वो क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा सफर कर चुके हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। तो इस तंगी को बचाने के लिए अब क्या बराबर किया जाएगा, सोच। ये आइडिया सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ऊपर उठाने की बात होती है ना। जो नीचे के लोग हैं, जो मतलब आपके लोअर स्ट्रेटा पे रहते हैं, सोशलिज्म क्या बोलता है कि उनको भी ऊपर उठाइए, ठीक है। और यही आइडिया एक और है कम्युनिज्म, ये भी लगभग सिमिलर आइडिया है कम्युनिज्म का। वो भी बोलता है कि अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाइए। तो अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना यानी कम्युनिटी में जितने लोग हैं सबको आगे बढ़ाना, ये नहीं कि गरीब है तो उसको नहीं बढ़ाएंगे, अमीर है उसी को बढ़ाएंगे। तो ये दोनों आइडिया क्या देता है, लगभग ल्योर करता है, लोग को अट्रैक्ट करता है। क्यों, क्योंकि हम सब अभी ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे हमारे पास पैसे नहीं है। जब पैसे होंगे तभी ना आप कुछ अच्छा कर पाइएगा। पहले तो आपको, जैसे मान लीजिए आपको खाने को नहीं मिल रहा, ठीक, कल को मान लेते हैं कि दो इंसान है, ए और बी। बी के पास बहुत पैसे हैं, ठीक, उसको खाने का मन हुआ दाल चावल, ठीक, नॉर्मल दाल चावल। वो चला गया 5 स्टार होटल में, सयाजी वगैरह जैसे होटल में चला गया, या मान लेते हैं उसमें चला गया बेबीलोन इन में, तो उसके पैसे हैं, दाल चावल खाने के लिए वहां चला गया। दूसरा गरीब है भी, वो क्या कर रहा है कि वो भंडारे से खाना खा रहे हैं, खा दोनों दाल चावल रहे हैं, भंडारे में भी दाल चावल मिलता है ना, दोनों दाल चावल खा रहे हैं। पर एक के पास पैसा है तो वो कहाँ जा रहा है, बड़े होटल में जा रहा है, और एक के पास पैसे नहीं है तो कहीं जहाँ भी मिल रहा है वहां से खाएगा। तो अभी हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें क्या जरूरत है, दाल चावल खाने की। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको देने की, प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसलिए 1980s तक हम क्या करते थे, सोशलिस्ट आइडिया प्रोवाइड करते थे, मतलब लोगों का उत्थान करना, एग्रीकल्चर को बढ़ाना, ठीक, एग्रीकल्चर के साथ साथ पॉवर्टी एलिवेशन करना, यही सब आइडिया था ना पहले। 5 ईयर प्लान में यही सब तो होता है, ठीक। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद आपको दिखेगा कि मार्केट को इजी किया गया, ठीक। अब आपका जो पहला और दूसरा प्लान है, 5 ईयर प्लान, हेराल्ड डोमार और महालनोबिस प्लान, ये दोनों प्लान भी क्या, किस चीज पे बात किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। बट उनका मेन फोकस क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू एग्रीकल्चर को बढ़ाना, ठीक है। उनका ये मतलब नहीं था कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए, उनका था कि इतना करिए कि उससे फायदा किसको, एग्रीकल्चर को। क्योंकि 70 to 80% जनसंख्या, पॉपुलेशन उस समय क्या करती थी, एग्रीकल्चर करती थी। आज भी 50% के आसपास तो करती ही है ना। आज भी हम क्या, एग्रेरियन सोसाइटी है, सोसाइटी एग्रेरियन है, लेकिन हमारे पॉलिटिक्स क्या है, मिक्स्ड। अब आप वहाँ ना तो आपको सोशलिस्ट आइडिया मिलेगा, ना आपको कैपिटलिस्ट आइडिया मिलेगा, आजकल ज्यादातर मिक्स्ड आइडिया मिलते हैं। क्यों, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक। तो मिक्स्ड बेटर है, इसलिए उसको लिया जाता है। तो ये जो आइडिया है इसको ज्यादा लोग अपनाने लगे, सोशलिज्म को। भारत भी अपनाया, फिर आसपास के और देश अपनाए, जैसे पाकिस्तान अपनाया। शुरू में तो वैसे ही था ना, ठीक। उसके अलावा और कौन अपनाएगा, जितने इधर वाले देश थे,
जो यूएसएसआर के आसपास के थे। ठीक, इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना बड़े देश का। मान लेते हैं कि कल को आपके बगल में कोई आईएएस आके रह रहा हो, ठीक, वो आपसे ज्यादा बात भी नहीं करता हो, मगर आप उससे इन्फ्लुएंस होंगे ना, प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि वो भाई कुछ एक पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो हर इंसान का क्या होता है कि हम किसी बड़े इंसान को देखते रहते हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है, हम यूएसएसआर की तरफ मुड़ रहे हैं। अब जो यूएसए के आसपास के देश हैं जो कि थोड़े डेवलप हो चुके हैं, यूरोपियन कंट्रीज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वो कौन सा आइडिया अपना रहे हैं? कैपिटलिज्म का। उनके हिसाब से अगर जीडीपी राइज होता है तो क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, उससे लोगों का वेलफेयर होगा। ये आइडिया उनका है। पर उनको कहाँ पता था कि भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ से बढ़ाएंगे हम? बिना पैसे के आप कोई इंडस्ट्री खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते ना। ठीक, तो यहाँ वाला आइडिया यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो वुड्रो विल्सन वगैरह जैसे आइडिया जो डेवलपर थे, उन लोगों को क्या दिखा कि भाई हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि सारे लोग यूएसएसआर के पास ना आ जाए, हम भी कुछ आइडिया देते हैं। ठीक, हमारे आइडिया पे लोग आए। तो नेटो आया था, सेटो आया था, है ना, ये टाइम पे नेटो आया था ना, और सेटो आया था। मतलब जो यूएसएसआर के सपोर्टर थे और जो आपके यूएसए के सपोर्टर थे। तो इनका जो आइडिया है लगभग आप देखिएगा ना कि इकोनॉमी और आईआर, डिफेंस और इकोनॉमी सब लगभग एक साथ चलती है। क्यों? क्योंकि जो आइडिया होता है बेसिकली, इंसान का आइडिया होता है हमेशा पावरफुल बने रहना, है ना। हर कोई चाहता है कि हम पावरफुल रहें। तो यहाँ भी वही हो रहा है। तो ये लोग क्या किए कि अब बोले कि भाई अगर ऐसा चलता रहा तो जितने आजाद हुए देश हैं वो सब ये आइडिया को अपनाने लगेंगे, तो हमारा इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। तो इन्होंने स्टार्ट किया कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यूएसए वालों ने बोले कि भाई अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करेंगे। अगर कोई डूब रहा है तो अगर तैरना नहीं आता तो हाथ पैर तो मारेगा ना। तो इसको लगा कि हम डूब ना जाए, हमारा आइडिया जो है ना, हमारी जो पावर है वो खत्म ना होने लगे, यूएसआर ना बढ़ने लगे बहुत ज्यादा। तो इन्होंने क्या किया, अब पता लगाने लगे कि कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं जिसके थ्रू हम इन लोगों को जो इस तरफ ज्यादा लियोर हो रहे हैं उनको अपने तरफ भी ला सके और उनका भी फायदा होगा। तो जब उनका फायदा होगा तो हमारे साथ रहेंगे वो लोग, नहीं होगा तो वो उनके साथ फिर से चले जाएंगे। तो वैसे फायदेमंद आइडिया देने लगे, उसी को बोलते हैं हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब अपना आइडिया बस दे देता, मान लेते कि अमेरिका में ज्यादातर लोग ब्रेड खाते हैं, ठीक है, या क्या खाते हैं, तुरंत बना रेडीमेड खाना। मगर इंडिया में ज्यादातर लोग कैसे खाते हैं? घर का बना खाना घर में बना के खाते हैं। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आइडिया है, जो कल्चर है, जो आपका फिनोमिनन है, जो आपका रहने का तरीका है, तौर तरीका, वो सब बहुत अलग है कि नहीं? तो आप कभी भी क्या कोशिश करिएगा, जो अपने नजदीकी लोग हैं, जो आपसे रिजेम्बलेंस करते हो। ठीक, हम यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान करते हैं, हम यहाँ पे बहुत कुछ करते हैं, तो बांग्लादेश और इंडिया में डिफरेंस, पाकिस्तान इंडिया में डिफरेंस, इंडिया चाइना में डिफरेंस। लेकिन यही सारे लोग अगर अमेरिका में एप्पल में जॉब करने जाते हैं तो ये सारे क्या होते हैं, वहाँ पे एक साथ रहते हैं। वहाँ पे ना तो इंडियन होता है ना पाकिस्तानी होता है। अभी भी नहीं आया क्या आवाज? हाँ, लंबा लेके छुट्टी दे दें। अच्छा, ये बताने आए थे। लंबाई खींच दीजिए मुझे आप, सुबह से रोक के रखे हैं। हाँ, अभी कितना बज रहा है? 6:30 हुआ है ना, 7 बजे तक लेते हैं, फिर ये खत्म करते हैं। मैं भी सुबह से आया हुआ हूँ, छोड़ गया ही नहीं उधर। 16 तारीख को, 2 हफ्ते बाद, मतलब इस संडे के बाद अगले संडे, उसके नेक्स्ट संडे, 2 संडे बाद तीसरा संडे। ठीक है, क्या हुआ? सीपीए जो है ना, इसलिए वो आया इन्फ्लुएंस में, है ना। समझ में आया ना क्यों आया? क्योंकि आपको अपना क्या दिखाना है, पावर दिखाना है, अपना कंट्रोल नहीं छोड़ने देना है। तो कुछ ना कुछ नया तरीका अपनाएंगे। तो ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं कि जो भी अच्छी चीजें हैं जो दुनिया भर में चल रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको क्या किया गया, ग्रैस्प किया गया। उसको ग्रैस्प करने के बाद क्या कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पहले अपनाए, समझे, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किए। उससे फायदा क्या होगा कि अच्छी अच्छी चीजें जब इनको बताएंगे तो सिर्फ सोशलिस्ट आइडिया से फायदा नहीं हो रहा है, ये बता पाना आसान हो जाएगा, तभी होगा ना। जब तक आप उसके खिलाफ कोई काउंटर नहीं लाए, तो काउंटर लाने के लिए कैसा काउंटर चाहिए, अच्छा पुख्ता काउंटर चाहिए ना। मतलब ऐसे मान लीजिए कि आप 2 देशों में लड़ाई हो रही है, ठीक,
और आपके पास से वर्बल फाइट हो रही है या डिबेट हो रहा है, मान लेते हैं दो लोगों में, तो दो लोगों में डिबेट होता है, तो डिबेट का काउंटर करते हैं जब, ठीक, एक एक फॉर में एक अगेंस्ट में होता है डिबेट में, तो जो अगेंस्ट में है वो जब तक बढ़िया काउंटर ना ला पाए तो अगेंस्ट नहीं प्रूफ कर पाएगा, या जो फॉर में है, जो सब समर्थन में है, वो भी तब तक अच्छे से नहीं प्रूफ कर पाएगा जब तक उसके पास कोई हार्ड प्रूफ ना हो, अच्छा प्रूफ ना हो। तो अच्छा प्रूफ लाने के लिए वो सीपीए लाए। अब सीपीए जो है ना 1940s 50s में ये बढ़ा, शुरुआत हुआ 60 तक ये अच्छा खासा चला, फिर इसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि बोला गया कि सिर्फ सीपीए करने से थोड़ी होगा, ठीक है, सीपीए सिर्फ अपनाने से थोड़ी होगा, कंपेयर कर लिए, कंपेयर करके आप अपना भी लिए, बट उसमें एडवांसमेंट लाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप जिससे ले रहे हैं, मान लीजिए कि मैं आज आपको ये किताब पढ़ा रहा हूँ, कुछ समय बाद ये किताब पुरानी हो जाएगी, ठीक, या जो मैं नोट्स दे रहा हूँ या जो मैं आपको बता रहा हूँ डिक्टेशन, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा, पुराना हो जाएगा, लेकिन तब भी आप अगर वही यूज कर रहे हैं तो आपको फायदा देगा उस टाइम पे। टाइम की और ही बढ़ रही है, टाइम की टाइम हमको अपने आप को क्या करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो सीपीए क्या हो रहा है, आप यहाँ पे दिख रहा है हमको सीपीए नीचे जा रहा है, जाएगा ना, यही होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो थॉट्स हैं, जो विचार है, जो कंपेरिजन कर रहे हैं, वो पुरानी चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। मान लेते हैं आप बिफोर कोरोना किसी बीमारी को कंपेयर कर रहे हो, तो आफ्टर कोरोना इफेक्ट को नहीं बता पाएगा ना वो। मान लेते कोई देश बिफोर कोरोना बहुत अच्छा मेडिकल उसका फैसिलिटी था, ठीक, लेकिन कोरोना में उसका फैसिलिटी भी खराब हो गया, देखने को मिला ना कि वो भी नहीं बचा पाया बहुत अपने लोगों को। तो आप कंपेयर अगर पिछले कोरोना के पहले से करिएगा तो आपको फिर अच्छा एडवांसमेंट नहीं मिलेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप क्या करिएगा, आप आफ्टर कोरोना इफेक्ट देखेंगे ना कि आफ्टर कोरोना कितने लोगों को बचा पाया। तो जैसे मान लेते कि इंडिया में ज्यादा लोग बचे, तो लोग बोलेंगे कि इंडियन आइडिया को अपनाना चाहिए आज के टाइम के हिसाब से। तो इसीलिए बोला गया कि सीपीए उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन में वो एडवांसमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये भी काउंट करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स दिया या हैप्पीनेस रिपोर्ट दिया, उसका रूल्स अगर पुराना हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ हम किस बेसिस पे करें कि लोग को पैसे अच्छे मिल रहे हैं उससे खुश है, छुट्टियां मिल रही हैं उससे खुश है, ठीक, जो ऐसे ऊपर मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक मानते हैं ना, क्या समझते हैं क्या होता है मटेरियलिस्टिक, यानी कि भौतिकी, ठीक, मतलब पैसे, कपड़े, सुख सुविधा, जो नॉर्मल आपको क्या मिलता है, फिजिकल मिलता है, उन चीजों से आप खुश थोड़े समय के लिए खुश हो जाएंगे। मगर कई बार क्या होता है, इमोशनल खुशी भी चाहिए होती है ना लोगों को, ठीक है, तो आप वो इमोशनल खुशी नहीं दे पा रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि हम क्या दे रहे हैं, अगर हम अपने एम्प्लॉय को पैसे में इंक्रीमेंट दें, ठीक है, पैसे में वृद्धि करें, उसको बोनस दें, उसको छुट्टियां दें, जो फिजिकल चीजें हैं, तो उससे हमेशा खुश रहेगा, ऐसा नहीं है, उसको और भी चीजें चाहिए होती है ना, कई बार इकोलॉजी भी इफेक्ट करता है। तो सीपीए उस चीजों को पढ़ पाने में असमर्थ था, जो कि उस टाइम के हिसाब से आगे एडवांस नहीं कर पा रही, ठीक, वही एग्जांपल है ना कि आप कोरोना के पहले को कंपेयर करिए कोरोना के बाद, तो एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है वो नहीं पता चलेगा। रियलिटी पता करने के लिए आपको फ्यूचर में उसमें क्या इफेक्ट्स आए हैं उसके हिसाब से हर बार पढ़ना पड़ेगा। तो बार बार आप थोड़ी पढ़ते रहिएगा किसी चीज को, बार बार कंपेयर करने का क्या मतलब, हर बार कुछ ना कुछ नई सिचुएशन आएगी, हर बार आप कंपेयर ही करते रहिएगा, तो उसको अडेप्ट कब करिएगा। कंपेरिजन का मतलब क्या है, एडेप्टेशन, आपको अडेप्ट करना है। तो जब आप कंपेयर ही करते रहेंगे, यानी मान लीजिए कि सिंपल सी बात है, अगर आपको एग्जाम देना है कल को, 2 महीने बाद आपका डेट है, ठीक, और आप एग्जाम के एक दिन पहले तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो कोई फायदा है, टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा ना आपको, वो इम्प्लीमेंटेशन देखना पड़ेगा ना कि वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं, जो मैं याद कर रहा हूँ वो याद है कि नहीं, ठीक, वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर फायदा नहीं। इसीलिए ये टाइम दिखेगा 1960 से लेके 70 के बीच में ये नीचे जा रहा है। इस टाइम पे फायदा, इस टाइम पे बता कौन रहा है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अब नया उदय हो रहा है, ठीक है। ये बोला कि सीपीए से अच्छा अब है डीए, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोग के टॉपिक में है ना, पढ़ना है सीपीए और डीए, इसलिए दोनों एक साथ दिया हुआ, इसलिए दिया है क्योंकि ये दोनों का टाइम पीरियड भी लगभग एक समान है ना।
आप समझ में आ रहा है क्यों इस तरह पढ़ा जाता है? ताकि क्या हो, टाइम पीरियड के हिसाब से आपको पता चले कि दोनों का इफेक्ट एक दूसरे पे क्या पड़ रहा है। सिर्फ किताब लेके आप एक एक टॉपिक को पढ़ते जाइएगा तो नहीं समझ में आएगा। जब रिलेट करिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये टाइम पीरियड था, सीपीए कम हुआ इसलिए डीए बढ़ा, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी नौकरशाही, ये सबसे बेस्ट होता है। तो ये टाइम आपको दिखेगा मैक्स वेबर का, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरिस्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे चेस्टर बर्नार्ड है, जैसे वुडरो विल्सन है, एल डी वाइट है, गुडनो है, ये कुछ फेमस लोग हैं। उन जैसे ही एक मैक्स वेबर भी, इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक, इन्होंने बताया था कि ब्यूरोक्रेट जो होते हैं वो, जैसे हम सब ब्यूरोक्रेट बनेंगे ना, बेसिकली एग्जाम क्यों दे रहा है? ब्यूरोक्रेट बनने के लिए। ब्यूरोक्रेट का क्या मतलब होता है? हिंदी में नौकरशाही होती है, नौकरशाह होता है, पर एक्चुअल मीनिंग क्या होती है ब्यूरोक्रेट की? द वन हु नोज हाउ टू हैंडल डेमोक्रेसी या हाउ टू हैंडल गवर्नेंस। अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो गवर्नेंस, और डेमोक्रेसी है तो हाउ टू हैंडल डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि जितने पॉलिसी बनते हैं अल्टीमेटली बनाने का जो आइडिया होता है सेक्रेटरी वगैरह लोग देते हैं, आईएएस आईपीएस, है ना? होता तो वही है ना, आज भी इंडिया में यही होता है कि जितने पॉलिसीज बनते हैं वो सारे के सारे मोदी जी थोड़ी बना रहे होंगे, ये सारे के सारे आपके अमित शाह थोड़ी बना रहे होंगे। उनको हेल्प करने के लिए कौन होता है उनके नीचे में? एग्जीक्यूटिव, उन्हीं को बोलते हैं हम ब्यूरोक्रेट्स। ठीक, तो ये बोले कि ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ये आपको क्या देती है? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि ये लोग किससे जुड़े हुए हैं? लोगों से जुड़े हुए हैं। ये किससे जुड़े हुए हैं? रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधियों से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है? बीच बीच में बन रहा है आपकी चेन। ठीक है, मॉडरेटर भी बोल सकते हैं इनको। तो जब ये लोग के पास दोनों तरह का आइडिया है, अपना एक्सपर्टीज भी है क्योंकि ये लोग पढ़ के एग्जाम दे के आए हैं, ठीक है, इतना सारा नॉलेज गेन करके आए, एक्सपर्टीज दे के आए। दूसरा, इनके पास डायरेक्ट एक्सेस किसका? गवर्नमेंट। ये लोग सीधे जाके किससे मिलते हैं? मान लेते हैं कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट है, सीधे नितिन गडकरी से मिलता होगा ना, तो डायरेक्टली पॉलिसी बनाने में हेल्प करता होगा, उसका इफेक्ट होता होगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो डीए है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे चल रही है। तो ये टाइम पीरियड आपको क्या दिख रहा है? ये टाइम पीरियड दिखेगा आपको ह्यूमन रिलेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यही तो बताया था ना, ये टाइम पीरियड हमको दिखा रहा है ह्यूमन रिलेशंस को और कैसे बेहतर करना है, बिहेवियर कैसे बढ़िया करना है। तो बिहेवियर करने के लिए एक्सपर्ट चाहिए, बढ़िया। तो एक्सपर्ट कौन है? ब्यूरोक्रेट्स। तो ये टाइम पीरियड आपको दिखाता है कि डीए सीपीए कम हो रहा है, डीए बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा डीए भी कभी ना कभी तो फेल होगा ना। तो अराउंड 1980s 70s 80s ये टाइम पीरियड में वापस सीपीए 2 आता है। इसको बोलते हैं पुनर्जागरण, रिसर्जेंस। रिसर्जेंस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये टाइम पीरियड है फ्रेडरिक्स का, FW रिग। FW रिग क्या आइडिया दिए? ये बोले कि ब्यूरोक्रेसी को हटा के अब हमें क्या करना होगा? अब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो करना होगा ना, वो देशों के बीच में नहीं करना होगा, आप उनकी डेवलपमेंटल आइडियाज पे करना होगा। ठीक है, उनकी अप्रोच पे करना होगा। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है, एक देश का दूसरे देश से, पहले पार्ट में। आप ये बोल रहे हैं कि अब देश का देश के साथ मत करिए, उससे क्या होगा कि आप सिर्फ उसी में उलझे रह जाएंगे। आप करिए कि वो टेक्निक्स जो लोग अपना रहे हैं वो कितना फायदेमंद है आपके लिए। ठीक है, मान लीजिए कि सीपीआर देने में या सीपीआर की जो टेक्निक्स होती हैं वो देने में कोई कंट्री बहुत अच्छा है, तो आप वो सीपीआर की टेक्निक लीजिए। ठीक है, कि कैसे सीपीआर देना है। सीपीआर क्या होता है? जब हार्ट अटैक आता है तो सीपीआर दिया था ना, क्या बोलते हैं उसको? क्यूमुलेटिव पल्मोनरी कुछ होता है, याद नहीं आ रहा है सीपीआर, रेस्पिरेशन होता है सर, मतलब आपको तुरंत त्वरित देने के लिए होता है ना। तो पल्मोनरी यानी आपका पल, इसको बोलते हैं, ठीक है, फेफड़ों को, दिल के आसपास के एरिया को। तो बेसिकली आप क्या करें? पंप कर रहे हैं,
एयर को पंप कर रहा है ताकि जल्दी फ्लो हो, जो आपका हार्ट रेट है ना वो पंप करता रहे। तो ठीक है, वो एमबीबीएस वाला मूवी देखे मुन्ना भाई एमबीबीएस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का बताता है ना वो, यानी कि दिल के आसपास का एरिया में ट्यूबरक्लोसिस, यही पे दिखता है ना, फेफड़ों में ट्यूबरक्लोसिस होता है, पानी भरता है, तो वही है वो। तो सीपीआर देने का टेक्निक अगर आप देख रहे हैं, ठीक, तो आप वो टेक्निक सीखिए, ठीक, ना कि जो दे रहा है उसके बारे में पढ़िए। हम पहले क्या कर रहे थे, वो जो दे रहा है उसके बारे में पढ़ रहे थे कि जो दे रहा है वो अच्छा है। भाई जो दे रहा है वो नहीं अच्छा है, जो देने का टेक्निक है वो पढ़िए आप, वो टेक्निक को इम्प्लीमेंट करिए। तो यही है एफडब्ल्यू रिक्स का आइडिया, इसलिए रिसर्जेंस हुआ। इन्होंने कहा कि जो हम सीपीए पढ़ रहे थे पहली बार में, वो बेसिकली क्या हो रहा था, कंपेरिजन बिटवीन टू कंट्रीज, कंपेरिजन बिटवीन टू आइडियाज। आप आइडियाज को मत करिए, टेक्निक्स को करिए, ठीक है। यानी मान लीजिए कि क्रिकेट के एग्जांपल से देता हूँ, सबसे पहले दिल स्कूप मारा दिलसान, है ना, पीछे की तरफ ऐसे करके, आज के टाइम में ऑलमोस्ट सब मारते हैं। तो वो स्कूप सीखा गया, उसी स्कूप एकदम एक्यूरेट, उसको दिलसान का आइडिया थोड़ी देखे कि वो ऐसे बैठा था, ऐसे करके ऐसे मारा, नहीं, आप ऐसे बैठ के इधर से मारिए, कहीं से मारिए, आपका बेसिक मोटो क्या होना चाहिए, पीछे की तरफ बाउंड्री को यूज करना, जो वी में पीछे बैक साइड है ना उसको यूज करना। तो आज के टाइम में सूर्य कुमार यादव मारता है, ठीक है, अभी धोनी भी मारा था कुछ समय पहले आईपीएल में, ठीक। तो ये सारे जो टेक्निक्स है, आपको टेक्निक अपनाइए, आपको इंसान कैसे मार रहा है उस पर ज्यादा फोकस मत करिए, हो सकता है वो अगली बार ना मार पाए, लेकिन आप वो टेक्निक सीख जाइए ना। जैसे धोनी की मूवी में दिखाया था ना कि उसका दोस्त मारता है ऐसे हेलीकॉप्टर शॉट, तो वो उससे हेलीकॉप्टर शॉट सीखता है, वो ये थोड़ी सीखता है कि वो कैसे लड़की के बाउंड्री में मारा है वो बता मेरे को, ठीक है, वो नहीं सीखता है, वो सीखता है बेसिकली वो टेक्निक। तो हमको क्या सीखना है, टेक्निक, समझ रहे हैं, इसीलिए रिसर्जेंस हो रहा है, इसलिए वापस उदय हो रहा है, तो मैं जागरण बोलता हूँ इससे। तो ये आपका पीरियड है 1970। अब इसी पीरियड के टाइम को क्या दिख रहा है, एक और चीज, एनपीए का उदय हो रहा है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, यही इफेक्ट दे रहा है एनपीए की तरफ, क्योंकि अब हम क्या करें, नए तकनीकों को सीख रहे हैं, ठीक है, वो पुराने तकनीकों पे हम निर्भर नहीं है, अब हम क्या बन रहे हैं, आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट। तो इसीलिए एनपीए बना। क्यों एनपीए क्या था, अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को बदलना चाहता ना, पब एज पब या फिर एनपीए एक ही चीज है। क्यों क्यों जो इंटरमीडिएरी, जो इंटर डिसिप्लिनरी टाइम पीरियड है, यानी पॉलिटिकल साइंस और मैनेजमेंट का दबाव है, तो उनकी टेक्नोलॉजी यूज करे, उनकी थ्योरी यूज करे, इस कारण था। तो बोला कि चलो ठीक है, मैं मान लिया कि आपकी थ्योरी यूज करता था, अब मैं नई थ्योरी बनाऊंगा उन्हीं थ्योरी को यूज करते हुए, ठीक है। जैसे भारत सॉफ्ट लैंडिंग करवाया विक्रम लैंडर का, ठीक है, पहले हार्ड लैंडिंग करवाया था तो फेल हो गया, तो सॉफ्ट लैंडिंग का तरीका कोई ना कोई पहले जाना होगा ना, तो ये अपने तरीके से उसको सॉफ्ट लैंडिंग करवाया। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं था किसी और को, लेकिन ये कुछ नया टेक्निक अपना लिया उसमें। तो आइडिया किसी और देश का हो सकता है, पर आपका कुछ नया टेक्निक है ना, तो वो टेक्निक आप अपनाइए, ये कहना चाह रहा है। एनपीए भी वही किया, एनपीए किया, न्यू टेक्निक्स अपनाया, न्यू थ्योरी अपनाया, तो उसके लिए स्टार्टिंग आज वो सीपीए 2 से होगा ना, इससे तो इंटर रिलेटेड है सब चीज। आप मान लीजिए कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, सीपीए 2 में फ्रेडरिक्स बोल रहे टेक्निक को अच्छा करिए, टेक्निक सीखिए, टेक्निक को बेहतर करिए, ठीक है। आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके रिपरकशन मत पढ़िए कि क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या उसका पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, ये मत पढ़िए। आप वो टेक्निक सीखिए और अपने हिसाब से उसको पॉजिटिव बनाइए, तो वही पॉजिटिविटी धीरे 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 करके आपको क्या दे रही है, अपने पैरों पे खड़ा होने का ताकत। वो खड़ा होते होते हम एनपीए में आ गए, यानी फेज 5 में, फेज 5 हमारा एनपीए ही है ना, तो इस तरह से हम एनपीए में पहुंच रहे हैं, ठीक। इसलिए रिलेशन इसका जो है ना, रिलेटेड है एक दूसरे से सारे चीजें, ठीक। तो अब इसको और क्या बताने लायक इसमें है, कुछ देख लेता हूँ। सीपीए बता दिया आपको, वही तो था, इससे पहले वाला जो सीपीए था वो फैक्ट और थ्योरी बेस्ड था, ठीक है, वही था ना कि उनके पास जो फैक्ट है उसी के बेसिस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू एडिशन किस तरह से कर रहे हैं,
टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ा के, ठीक है, कंपेयर कंपेयर क्या चीज को करे, टेक्नोलॉजीज को करे, एडवांसमेंट करके, ठीक है। पहले सिर्फ फैक्ट और मूल उस पर बात होती थी, यानी बिहेवियर स्कूल ऑफ हर्बर्ट साइमन, उन्होंने क्या बोला था, ये तो बताया था ना कल मैं, कि हर्बर्ट साइमन बोले थे कि हम जो डिसीजन लेते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, उसमें आपको वैल्यू और फैक्ट होने चाहिए, बट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होने चाहिए। यही था ना, उन्होंने यही तो कहा, इसी के खिलाफ तो रॉबर्ट डायल बोले थे कि वैल्यू को आप छोड़ नहीं सकते एडमिनिस्ट्रेशन में। सेकंड जो उनका आइडिया था कि हम लोग वैल्यू को नहीं छोड़ सकते। तीन संकट बताए, तीन प्रॉब्लम्स, ठीक, तो वैसे ही हुआ है। तो उन प्रॉब्लम्स के कारण हम आगे बढ़ते गए, उन प्रॉब्लम्स को दूर करते गए, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाए। तो आखिरी में हमारे पास क्या मिल रहा है, एक बढ़िया टेक्निक जो अपना खुद का हो, ठीक। तो वो टेक्निक हो गया एनपीए का नया टेक्निक। ये टाइम पीरियड आप धीरे से अगले शिफ्ट में चला गया, मतलब अगले चरण में पहुंचा, फेज में पहुंचा, इसको बोलते हैं हम एनपीए, ठीक है। इसके बाद कुछ बताने लायक है क्या आप लोग को? नहीं, हाँ, इसी पीरियड में, हाँ, अब एनपीए को पढ़ते हैं, ठीक। ये पीरियड का उसमें पूरा बहुत सारा चीज दिया हुआ ना, ब्लैक बॉक्स वगैरह सब दिया हुआ है, तो साइमल्टेनियसली चलते रहता था इसीलिए। क्योंकि देखिए, आप आज अगर बीज डालते हैं, पेड़ तो कुछ, अगर आम के बीज की डालते, ठीक है, आम का पेड़ बनाने के लिए, तो आम का पेड़ कब आएगा, करीब 5-7 साल बाद, ठीक है। कोई फिक्स टाइम है कि 5-7 साल तो मिनिमम लगना ही लगना, ठीक है, उससे पहले तो आएगा नहीं आम। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप वेट कर रहे हैं जब तक पेड़ बन रहा है, ठीक है। तो कोई लोग क्या बोल रहे हैं कि पेड़ बनने के तक का वेट कर रहे हैं, तो वो टाइम पीरियड तो स्टार्ट हो गया पेड़ बनने का कब से, जब आप बीज डाल दिए थे, ठीक है, सीड डाले थे तब से जर्मिनेशन हुआ होगा। तो आप वो जो टाइम पीरियड है, एक्चुअल में जब आपको आम चाहिए होगा वो 5-7 साल के बाद आएगा। तो ये पीरियड एनपीए का इसीलिए बोलते हैं कि जो एक्चुअल एनपीए है ना, वो 1970s के बाद 80s के आसपास स्टार्ट हुआ था बढ़ना, ठीक है। 68 में एनपीए जब पढ़ेंगे अगले टर्म में, तो 1968 में पहला क्या हुआ था, हर 20 साल में होता है, ठीक है, मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। आपके सिलेबस में है ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है, मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस आपके सिलेबस, आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि दो क्वेश्चन है, एक तो थर्ड मीनोब्रुक का, हाँ, 2 नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड मीनोब्रुक का आपको वो बताना है इफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन में है कि थर्ड मीनोब्रुक में क्या चीजें हमको देखने को मिली, आउटकम क्या मिला, उसको बताना है आपको, 2 चीजों को। और एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एंटी गोल और गोल बताना है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, नए आयाम, नवीन पब्लिक, क्या बोलते हैं, नवीन प्रशासनिक सेवा की, सॉरी, नवीन प्रशासनिक सेवा बोलो, नवीन लोक प्रशासन की, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, क्योंकि मैं वहाँ पे ये लोग को सॉल्व करवाया था ना, इसलिए मुझे याद है वो क्वेश्चन। हम लोग वहाँ पे क्या किए हैं, जब ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ है ना, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उन सबको क्लास में एक दिन पूरा सॉल्व किए थे हिंदी मीडियम वालों के साथ। तो आप लोग के साथ भी वैसे ही करूँगा, ठीक। एक ही कोई क्वेश्चन लेने में कि ये घाटा होता है ना, कि आप उसमें समय दे देते हैं लेकिन उस समय तुरंत याद नहीं आता है। जब पूरा चैप्टर हो जाएगा ना, तो आपके अच्छा खासा क्वेश्चन का बल्क हो जाएगा, तब आप फिर से रिलेट करते हुए उस आंसर को दे पाएंगे। अभी तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते बता दूंगा आंसर, लेकिन आप उसको याद नहीं कर पाइएगा जब सही समय आएगा। लेकिन जब आप एक टाइम पे पूरा पढ़ने के बाद, रिवाइज करने के बाद उसको फिर से करिएगा ट्राई ना, तो उस समय आंसर आ जाएगा आप। अच्छा, आप लोग को वुडरो विल्सन वाला नहीं मिला नोट्स? मैं बोल दूंगा, दे देंगे। एनपीए वाला पहले दिलवा दूं, ठीक है, ठीक। इसका वाला तो दे दियो ना, ईमेल उसमें डालो ना, व्हाट्सएप पे। आप लोगों को नहीं मिला है, ठीक है, मैं इसको भी करवाता हूँ, इसका भी प्रिंट करवा देता हूँ, और एनपीए वगैरह का भी प्रिंट करवा देता हूँ। वहाँ चैप्टर 1 खत्म हो चुका है, वहाँ पे हम लोग इंडियन पब ऐड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए, आप पढ़ना आपको फेज 5।
ठीक है, 1970-80 से टिल डेट आज तक एमपीए चल रहा है। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, 1970 से 80 में खत्म भी हो गया बोल सकते हैं, क्योंकि एनपीए के बाद अब एनपीएम आ गया, एनपीएम के बाद हम एनपीएस पे पहुंच गए हैं, इसलिए बोलते हैं कि खत्म भी हो गया, लेकिन एक्चुअल में अभी भी वो दिखता है, एनपीए दिखता है अभी भी, तो इसलिए पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ठीक, उसके कारण है, कोई भी चीज मान लीजिए आपके यहाँ पे पहली बार चालू हुई, तो उसको दूसरे देशों तक पहुंचने में टाइम लगेगा, और दूसरे देशों में खत्म होने तक आपका यहाँ पे आप आगे बढ़ गए होंगे। तो अगर आपका वर्चस्व मतलब आपका सुप्रीमेसी चल रहा है, तो आप बोल दिए खत्म हो गया मेरे यहाँ, बट एक्चुअल में खत्म नहीं हुआ ना, तो इसीलिए बोलते हैं। या तो आप 1970-80 में एंड भी बोल सकते हैं क्योंकि यूएसए का आइडिया है, या तो आप बोल सकते हैं अभी तक चल रहा है, क्योंकि कई सारे देश अभी भी तो अपनाए हुए हैं ना, जहाँ पे बाद में पहुंचा होगा वो बाद में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे तो जब तक इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तब तक जहां से शुरू हुआ था वहां तो आगे बढ़ गए होंगे वो लोग। ठीक है, होता ना, ऐसे ही होगा ना, तो इसीलिए बोलते हैं जो फेजेस है ना एनपीए का, कई लोग बोलते हैं कि 1970 के बाद अभी तक चल रहा है, कई लोग बोलते हैं 1970 से 80 में खत्म हो गया, क्योंकि वो यूएसए का आइडिया को ज्यादा प्रोपोगेट करते हैं। क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे थ्योरी, वो ज्यादातर कहाँ से आया है, यूएसए से। वुड्रो विल्सन, एल डी वाइट, गुडनॉ, गोलेम विस्की, सब वहीं के तो हैं ज्यादातर यूएसए उसके आसपास के वेस्टर्न कंट्री वाले हैं। कुछ दो चार आपको दिखेंगे जो यहाँ के फ्रांस, जर्मनी यहाँ के होंगे, लेकिन वो सब वेस्टर्न आइडिया वाले हैं ना, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस यानी व्हाइट स्किन सुप्रीमेसी, यही था ना कि हमारा कलर ज्यादा सुप्रीम है, मेरा नहीं, मैं भी येलो हूँ। ठीक, उनकी बात कर रहा हूँ, अंग्रेजों की, फॉरेनर्स की। तो उनका इंडिया में जो आए थे ब्रिटिशर्स, यही तो बोल के आए थे कि हमारा जो स्किन है वो सुप्रीम है, हमारा कल्चर सुप्रीम है, हम आपको कल्चरली एजुकेट करने आए, सांस्कृतिक तौर पे आपको शिक्षित करने आए। यही आइडिया था। मैकॉले मिनट पढ़े कि एजुकेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, मैकॉले मिनट। ठीक है, मैकॉले मिनट भी, हंटर कमीशन है, ये सारे सब किए थे पढ़ाई के लिए। ठीक है, हाँ मतलब ठीक है, अब होगा बाद में आएगा। ठीक, तो ये आपको फेज 5 पढ़ना है, हमको एनपीए। अब बेसिकली एनपीए के बारे में यहाँ पे ज्यादा नहीं पढ़ना, यहाँ फेज में हुआ क्या था ये पढ़ना है। तो इस फेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ बुक्स लिखी गई होंगी जो एनपीए को सपोर्ट करेंगी। बेसिक एनपीए क्या है क्या नहीं है, वो कैसे आया, उदय कैसे हुआ, वो तो हम कहाँ पढ़ेंगे, जब इसके अगला चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि ब्लैक बक्स क्या होता है, मैनिफेस्टो। ठीक है, उसके बाद हनी रिपोर्ट क्या था, और फिर हम पढ़ेंगे ये क्या बोलते हैं आपका मीनो ब्रुक 1, 2, 3। मीनो ब्रुक को ही बोलते हैं हम एनपीए बेसिकली, क्योंकि जो मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस 1 निकला, खत्म हुआ, तो उसके बाद जो आउटकम आया उसी को बोलते हैं हम एनपीए। 1968 में हुआ बताया ना मैं अभी, हर 20 साल बाद उसमें जोड़ दीजिए, पहला 68 में, दूसरा 1988 में, फिर 2008 में, अगला 2028 में, 228 में होगा एक चौथा वाला। ठीक, 3 हो चुका है। तो याद करने का ये तरीका है, अगर आपको याद नहीं है बात की डेट, तो पहला डेट बस याद रखिए, उसके हर 20 साल बाद जोड़ दीजिए। उनका काम क्या था कि अब तक जितनी भी चीजें हुई, बेसिकली यहाँ पे अब क्या देखने को मिल रहा है कि अब बहुत सारे यंग ब्लड आ रहे हैं। ठीक, क्योंकि अब तक काफी समय हो गया ना, 87 से लेके 70 के बीच में लगभग 100 साल हो गए, ऑलमोस्ट 100 साल हो गए, 90 तो हो गया ना। तो 90 साल के बाद आपको क्या देखने को मिला कि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आगे बढ़ा। तो अब आगे बढ़ा तो बहुत लोग पढ़े होंगे इसको, और इन 100 सालों के आसपास के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे ना जो नए नए यंग जनरेशन वाले भी आके पढ़ने लगे होंगे, तो वही लोग यंग ब्लड, ये लोग क्या बोले कि अब हमें ऐसा कुछ करना हो जिससे हमारा अपना खुद का वजूद दिखे। ऐसे ही होता है ना, आज भी मूवीज वगैरह में देखिए, या ऐसे किसी किसी को लड़के को बोल दीजिए, लड़की को बोल दीजिए, कम एज वाले टीन एज वालों को, तुरंत घर में अगर लड़ाई होता है, मान लेते मम्मी पापा कुछ बोल देते हैं, तो तुरंत क्या चिल्लाते हैं वो लोग कि अभी आप लोग की कमाई पर चल रहा है, जिस दिन मैं कमाने लगूँ भाग जाऊँ यहाँ से। होता है, ठीक है, हम लोग भी किए हुए हैं, हर कोई करता है। टीन एज में वैसा पागलपन होता ही है, कुछ पता होता नहीं है कि जिंदगी क्या है क्या नहीं है, हम लोग सब चाहते हैं कि सब कुछ कर दें, क्योंकि हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं होता है, नया नया ब्लड होता है। तो यहाँ भी नए ब्लड वाले बोल रहे हैं कि अब देखा जाए
कि जितना साल भर में क्या क्या हुआ उसको कंपेयर करते हैं। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब तक कितना आगे बढ़ चुका है उसको हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही तो है, बस देश का नहीं हो रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही हो रहा है कंपेयर, है ना। तो इसलिए मैंने बोला ना कि सीपीए के बाद ये आया, सीपीए 2 के बाद जस्ट बात इसलिए है क्योंकि ये आइडिया भी क्या है, वही प्रोपोगेट करा है कि हमने अपने इतने सालों में क्या किया उसको कंपेयर करना कि आज तक हमारे सामने क्या क्या चीजें हो गई। तो इसलिए बोलते हैं इसको हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सक्सेसर। ठीक है, सीपीए 2 का सक्सेसर है। अब इसमें और क्या होगा, यंग ब्लड आए, मिले, पढ़ाई किए, समझे, तो ये लोग देखे कि भाई कुछ नई चीजें जोड़नी होंगी। अब तक हम सिर्फ फैक्ट, वैल्यू, ये सब चीजों में बात कर रहे थे, ये सब तो सही है, इसके अलावा भी कुछ और चीजें होती, फैक्ट हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है, प्रोडक्टिविटी हो गई, सपोर्ट चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, स्किल चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे बात होने लगा स्किल का, यहाँ बात होने लगा इंडिविजुअलिटी का। ठीक है, व्यक्तिगतवाद का। ठीक, मतलब यही तो चीज है ना, इंडिविजुअलिटी दिखाने का मतलब क्या है, अपने आप को आगे बढ़ाना, जो हम चाह रहे हैं कि अपने पैरों पे खड़ा होंगे, यानी हमारे कुछ इंडिविजुअल क्या है, ओरिएंटेशन है, हम इंडिविजुअल हैं, अपना खुद का हमारा कुछ अस्तित्व है, वो बताना है इस टाइम पीरियड का मेन मकसद। ठीक है, तो इसमें देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट 2 बुक आई थी, टुवर्ड्स एनपीए द मीनो ब्रुक पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये लिखा था फ्रैंक मारिनी ने, ये भी यही बताता है कि एनपीए कैसे बढ़ा। ठीक, दूसरा पब एड इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है, 1970-80s का जो टाइम पीरियड था, ये आपको कौन सा टाइम पीरियड दिखता है, इकोनॉमिक टर्बुलेंस का, कंट्रीज के टर्बुलेंस का, गुड गवर्नेंस के स्टार्ट होने का, बैड गवर्नेंस का, यही था। बैड गवर्नेंस हो रहा है ना बहुत जगह पे, ज्यादातर क्या हो रहा है कि यूएसएसआर के आइडिया को अपना चुके थे इंडिया, सूडान और भी देश। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ कि एक टाइम के बाद 1980s में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत जगह हुआ, इंडिया में भी हुआ। इसी कारण हमको देखने को मिला कि ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, अस्थिर है। तो ये हुआ, स्टेबिलिटी लाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने आप को एडवांस करेंगे, इसीलिए एलपीजी रिफॉर्म्स आने लगा। बोले कि भाई आप सोशलिस्ट आइडिया तो बहुत अपना लिए, सोशलिस्ट आइडिया अपनाने से नुकसान क्या हो रहा है कि आप सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं, आप सिर्फ प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ना तो कंपटीशन दे रहे हैं, ना चॉइस दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, ना ही आपका प्रॉफिट हो पा रहा है। तो जब तक आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, किसी चीज को अपने कंधे पे ढो रहे हैं, एक बोझ है आपके कंधे पे। तो इसीलिए इसके बाद एलपीजी रिफॉर्म से आया था, प्राइवेटाइजेशन होना चालू हुआ था, ग्लोबलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ था, यही कारण था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी। ठीक है, ज्यादातर कंट्रीज में हुआ। तो ये जो टाइम पीरियड है टर्बुलेंस का, ये क्या दिखाता है कि अमेरिका वाले लोग बोले कि अब देख लिया आप लोग, मतलब उन लोग को बोले कि भाई सारे कंट्रीज को कि आपने तो अपना करके देख लिया, फायदा तो हुआ नहीं आप लोग को, तो अब हमारा करके देखिए। और उनका आइडिया क्या था, उनका आइडिया था कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, जीडीपी इंक्रीज करिए, ठीक है, मार्केट को ओपन करिए। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारे कहाँ के हैं, वही के तो आइडिया के हैं, वेस्टर्न आइडिया। ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ये सब वही तो आइडिया देता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही आइडिया ना, आईएमएफ उसका एक पार्ट है, वर्ल्ड बैंक भी उसी का पार्ट है, और कौन सा एक और पार्ट है, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों मिलकर बनाते हैं ना वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये तो क्वेश्चन भी पूछा था सर उसने आप लोग से, टेस्ट सीरीज हो रहा था ना जो। तो ये जो आइडिया है यही आपको प्रोपोगेट कर रहा है इस टाइम को, कि अब टर्बुलेंस में कैसे सह पा रहे हैं कि नहीं, उसी आइडिया को हम आगे निकालेंगे, उस आइडिया को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम क्या बन रहे हैं, एनपीए की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एनपीए में यही चीजें बताएंगी कि बोले कि भाई आप लोग जो जो आइडिया दिए थे वो कुछ समय तक तो सही चला, फिर उसमें टर्बुलेंस के टाइम में काम नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि आप लोग फ्लाइट में बैठे हैं,
ठीक है, और आप बैठे हैं कहाँ पे, आपातकालीन खिड़की, इमरजेंसी विंडो पे। तो उस समय में, उस केस में वो आती है ना, क्या बोलते हैं, एयर होस्टेस, तो अलग से बताती है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग आपको क्या क्या करने चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि उन्होंने बोला कि आप जब लैंड कर रहे हैं, क्रैश लैंडिंग कर रहे हैं, मान लेते हैं कि पानी में करा जा रहा है, तो आप ये गेट खोलिएगा। ठीक, गेट खोल के आप अपना जो भी चीजें हैं सब बांध बांध के निकलिएगा। ये सब जो बता रही थी वो सब सुन रहे थे। बट हुआ क्या कि टर्बुलेंस के टाइम में सब हम लोग क्या हो गया, भूल गए डर के मारे। हम उस समय में कुछ उसको रिएक्ट ही नहीं कर पाए। तो यही केस हो रहा है कि हमें आइडिया होगा बट आइडिया को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर पा रहे हैं, हमें उसका कोई ऐसा पहले सिनेरियो फेस नहीं किया हुआ है। क्या होगा, कोई अचानक मान लीजिए अर्थक्वेक जोन में चला जाए, जो इंसान कभी अर्थक्वेक झेला नहीं हो, तो वो तो नम हो जाएगा ना, डर जाएगा, समझ नहीं पाएगा। या मान लीजिए अचानक आप जा रहे हैं, आपकी बोट में पानी भरने लगे और आपको तैरना नहीं आता हो, ठीक, तो आप डर जाइएगा। उस समय आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, भले उसमें लाइफ जैकेट हो, ठीक, बोट में, लेकिन आप उस समय ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक, ऐसे ही होता है। भगदड़ क्यों होती है कि लोग कभी भी काम में शांति नहीं रख पाते। जब आप शांत रहिएगा तभी तो सोच पाइएगा। तो टर्बुलेंस क्या है, वही चीज है ना, कि जब अस्थिरता है, हम लोग क्या कहें, उथल पुथल वाला टाइम चल रहा है, तो उस टाइम पे अपने आप को स्टेबल करना एनपीए का काम। एनपीए बोल रहा है कि अब हम स्टेबलाइज्ड, मतलब हम एमएस धोनी बनेंगे, विराट कोहली नहीं बनेंगे। ठीक है, विराट कोहली जैसे काम कूल कंपोज अगर हम बनेंगे तो हम जो चाह रहे हैं वो अचीव कर पाएंगे, किसी जैसे एमएस धोनी जैसे। लेकिन विराट कोहली जैसा एग्रेसिव बनेंगे, करके भी एग्रेसिव होना जरूरी है, बट हमेशा नहीं हो सकते ना आप। तो विराट कोहली भी वो चीजें सीख रहा, सीखा एमएस धोनी से। तो वही चीजें हैं कि आपको क्या करना है, अपने आप को ऐसे सिचुएशन के लिए तैयार करना है। जब अगर कहीं भी आपके सामने फेस, जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर, ठीक, तो तैयारी करते समय आपके सामने कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ऐसा तैयारी करने की वो सब आपसे बन जाए, ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए। तो यहाँ भी वही बात हो रही है। कुल मिला के इससे डबल लो आप क्या है, फाइनल आउटकम, कि हमें ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है, ऐसा प्रशासन बनाना है जो हर सिचुएशन को हैंडल कर ले, है ना। तो ये था आपका एनपी फिफ्थ। इसके बाद है आपका पैराडाइम शिफ्ट। इसमें और कुछ चीजें हैं कि बताने लायक। यंग स्कॉलर, पायोनियर की ये सब तो बता दिया, ड्यूलाइट वाल्डो की टाइम पीरियड में नहीं, इसमें ज्यादा और कुछ है नहीं। ठीक है, अब पैराडाइम शिफ्ट पढ़ते हैं। पैराडाइम शिफ्ट का क्या मतलब है, बेसिकली अब हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। अभी हम एनपीए में आए, अभी एनपीए चल रहा है ये टाइम पीरियड, ठीक, फिफ्थ में एनपीए था, एनपीए चल रहा है। एनपीए धीरे धीरे बढ़ के आज एनपीएस जो हम जानते हैं, न्यू पब्लिक सर्विस। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है, इसी को हमको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। ठीक, अब हम गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गुड गवर्नेंस क्या पार्ट है, सर्विस का पार्ट है। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यानी गुड गवर्न कर रहे हैं आप किसी चीज को। ठीक है, तो आपका गुड गवर्नेंस वाला जो टाइम है, इसी को एनपीएस का भी पार्ट बोलते हैं। नहीं समझ में आया क्या? हाँ, तो क्या हो रहा है, मन नहीं करेगा पढ़ने का, काफी हो गया। हाँ है ना, होता है कभी कभी, जब अब ये सारा थ्योरी है इसलिए कभी कभी बोरिंग लगता है। तो बंद करें क्या, यहाँ पे खत्म करें, सिक्स वाला कल पढ़ा देंगे। हाँ ठीक है, 7 तो बज ही गया, 7 बज गए, क्या बात है। ठीक, और कुछ, कोई और तीखा टिप्पणी, टीका टिप्पणी, हाँ, एनी रिमार्क। अब तक मेरे को वो नहीं मिला फीडबैक, क्या समझू मैं। फॉर्म भरे थे, नहीं भरे, भर दिए, तो दे दीजिएगा। तभी तो उसमें देखना है मेरे को कि कहाँ पे कमी आ रही है, क्या चीज चेंज करने की जरूरत है।